है मैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ये क्लास 12th के फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 3 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। जनरली मैं यहाँ पे इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी आगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आए, इसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, देखो बेटा बेसिकली किरचॉफ्स ने जो है हमें कुछ लॉ दिए थे, मतलब बेसिकली दो लॉ है उनके। एक है आपका केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लूप, ठीक है। दूसरा है हमारा केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, ठीक है। इसको केसीएल और केवीएल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इस वाले लॉस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में जो है वो बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में या इंट्रोडक्शन कंसेप्ट जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसे बोला जाता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम उन्हें बोलते हैं जिसके अंदर जैसे कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में अगर हम उसको क्या नाम है अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्योंकि जो भी, अब देखो इनको बनाया इसलिए गया क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्क थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल किया। ठीक, किरचॉफ्स ने बताया कैसे यूज होगा। दूसरा आता है जंक्शन। देखो जंक्शन का मतलब होता है कि सर्किट के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं और वो कहीं पर आके मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है, ठीक है, यहां से भी एक ऐसे रजिस्टर आ रहा है, यहां से भी एक ऐसा रजिस्टर यहां पे कनेक्टेड है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस पॉइंट पर लेट्स सपोज ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ओके, यहां से कोई करंट लेट्स सपोज I1 है, यहां पर I2 है और यहां पर I3 है। तो अगर ये यहां पर आके तीनों कंबाइन हो गए तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जंक्शन। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लूप। लूप किसको कहा जाता है बेटा? देखो लूप का मतलब होगा क्लोज पाथ। ठीक है, लूप का मतलब होगा क्लोज पाथ। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। ठीक है, आपको करंट लूप में और वोल्टेज में। जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई नेटवर्क है ना, जैसे रजिस्टर R1 है, ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है और इसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। सपोज करो एक और ऐसा नेटवर्क है जिसके यहाँ पर बैटरी लगी हुई है मान लो और इस तरीके से कनेक्टेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका मैं नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E और F। आप देख सकते हो कि अगर आप इसमें ये सर्किट आपका कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बोला ये हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो अगर सपोज करो कि इस तरीके से बैटरी जो है उन्होंने इसने करंट देना स्टार्ट किया, तो देखो जंक्शन भी है आपके पास और अब देखो ये करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं F A B C, ठीक है, F A B और C, आप यह देख रहे हो कि जो ये पाथ है वो क्लोज हो रहा है, तो ये पाथ 1 हो गया हमारा। दूसरा ये हो सकता है F E D C, तो ये हमारा दूसरा लूप होगा। दिस इज कॉल्ड लूप। लूप कहो या मैश कहो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलते हैं। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन था, इसी में अभी इसको मिटाकर जो है मैं आगे बढ़ाता हूं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इंट्रोडक्शन देख लिया, इसका कुछ बेसिक टर्म्स थे उसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि किरचॉफ्स का जंक्शन रूल क्या होता है। ठीक है, किरचॉफ्स का जंक्शन रूल हम पढ़ेंगे, इसी को किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ्स के दो रूल में पढ़ने हैं, किरचॉफ्स करंट लूप, ठीक है, या करंट रूल भी कह सकते हो या फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो, और ऐसे ही किरचॉफ्स का वोल्टेज यानी इसको बोलते हैं लूप। ठीक है, तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल क्या कहता है?
देखो बेटा, जंक्शन रूल हमें ये बताता है कि किसी पॉइंट पर अगर दो से ज्यादा, मतलब जैसे सपोज करो कि कुछ इस तरीके का बना हो, अगर कोई भी करंट इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है, अगर कोई भी करंट इस पॉइंट की तरफ आता है, तो क्या होगा, ये करंट दो रास्तों पर यानी दो पाथ में या दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इसको दो पाथ मिलेंगे चलने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कहीं से इनकमिंग करंट हो तो वो इस पॉइंट पर पहले आकर मीट करेगा या इस पॉइंट पर आएगा, दैट इज कि ये जो है ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, इसलिए इसको जंक्शन रूल कहा जाता है। इसमें क्या आपको समझाया गया है कि अगर कोई भी यानी जो इनकमिंग करंट का सम होगा वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा, या जितना भी करंट होगा उस जंक्शन पर अगर आता है तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। तो बाय डेफिनेशन हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, एक सर्किट छोटा सा मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको मैं समझाता हूँ। इसी डेफिनेशन को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू, मतलब जितना करंट इस जंक्शन पर आता है, ठीक है, इनकमिंग करंट है, और अगर इस जंक्शन से कोई करंट निकल के इस तरह से जा भी रहा है तो इन दोनों, ये इनकमिंग करंट इन जंक्शन के आउटगोइंग या लीविंग करंट के बराबर होगा। एंड द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट जंक्शन। ये बात बेटा आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी रूल का हम यूज करके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ ने ये रूल हमें फर्स्ट रूल बताया। अब इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं, ये हमारा करंट I1 हो गया, ये हमारा करंट I4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर इनकमिंग करंट है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि I1 और I2 इस जंक्शन पर, इस पॉइंट पर जा रहे हैं, तो दोनों को सम करेंगे। इस जंक्शन से करंट I3 और I4 बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, या फिर इन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए, एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए, तो वैल्यू 0 आएगी। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन, आप नोट कर लेना। साइन कन्वेंशन बच्चों क्या बताया जाता है कि अगर जंक्शन की तरफ, दोबारा सुनो, अगर जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है, तो जो इनकमिंग करंट होगा इसको हम प्लस साइन से दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे। ये करंट हमारा पॉजिटिव है जो कि जंक्शन की तरफ जा रहा है। ऐसे ही I2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो I2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, यहां से जंक्शन से करंट ये निकल के बाहर जा रहा है तो नेगेटिव। अगर करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसको बोलेंगे वो नेगेटिव करंट। करंट वैसे कभी नेगेटिव होता नहीं, बट साइन कन्वेंशन हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि डेफिनेटली बाय डेफिनेशन हमने यही पढ़ा। I4 की वैल्यू भी, क्योंकि ये भी जंक्शन से दूर जा रही है, नेगेटिव। तो अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितना है, माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ लिखा भी था मैंने कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जिसको करंट या जिसको जंक्शन रूल कहा जाता है। अच्छे से देख लो,
कोई भी डाउट हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना चीजों को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रूल है, बहुत ही अच्छा रूल बनाया है ताकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0, जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले अब बात करते हैं सेकंड, इसके बाद सेकंड रूल की बात करते हैं। तो अब चालू करते हैं किरचॉफ का सेकंड रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल बता दिया जंक्शन रूल, और सेकंड रूल है बेटा हमारा किरचॉफ का सेकंड रूल, ठीक है। इस रूल को हम लोग लूप रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किरचॉफ के सेकंड लॉ को लूप रूल के नाम से भी जाना जाता है। देखो इस रूल में किस तरीके से जो है वर्क होगा। सबसे पहले क्या होता है, इस रूल, ये इसका रूल है बेटा, बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि थोड़ा टाइम बचे हमारा, है ना। इस रूल में ये कहता है कि अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। क्या मतलब, अगर मेरे पास कहीं पर भी क्लोज्ड लूप है तो उसके अंदर जो भी पोटेंशियल आपको मिलेगा, जो भी पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उनका जो सम होगा, ठीक है, जो उनका सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, किसी सर्किट में या किसी नेटवर्क में क्लोज्ड लूप के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक है, उन सभी पोटेंशियल का जो अब पोटेंशियल अलग अलग होंगे, चेंजेस होंगे पोटेंशियल, तो चेंजेस जो पोटेंशियल का जो चेंजेस होगा उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। कितना होगा, जीरो के बराबर। इसी बात को यहां भी बोला गया है। देखो लूप, एक छोटा सा लूप हम तैयार कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये मान लो लूप है, इसका नाम देते ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये हमारा एक लूप हो गई, लेट्स से रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गई, बैटरी मान लो 1.5 वोल्ट की है, या इसको वैल्यू ना दो, इसको V1 बोल दो और इसको V2, ठीक है। आप इसमें देखोगे लूप किसको बोलेंगे, लूप के लिए हम लोग यहां से मान लो कि ये बैटरी करंट देना चालू कर रही है, लेट्स सपोज ये हमारा जंक्शन हो गया, देखो यहाँ पर करंट आ रहा है कुछ इस टाइप से, जंक्शन रूल अप्लाई हो जाएगा। ये एफ, लूप का नाम लिख सकते हैं एफ, ए बी सी और एफ। कैसे लिखा, एफ ए बी सी और एफ। ये करंट इस तरीके से जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, है ना। मान लो ये करंट लेट्स सपोज I1 है, तो यहाँ करंट I2 हो गया, और मान लिया यहाँ करंट I3 हो गया, है ना। अब ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, अभी हम अगले रूल में देखते हैं। सबसे पहले मेरे को समझाना था कि लूप क्या होता है। तो एक लूप तो ये हो गया, दूसरा लूप मान लो ये हो गया F E D C और F। एक लूप ये तैयार होगा बच्चों, और एक लूप ये तैयार होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से इस चीज को समझना है, ठीक है। तो एक लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 लूप हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर जो और वाला जो लिखा है वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू IR, ठीक है। यहां हमें करंट दिया हुआ है। द अलजेब्रिक सम, डेफिनेशन देखो बच्चों, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, the algebraic sum of EMF in any closed loop of a circuit is equal to the sum of the products of current और resistances। current यानी I, resistance यानी R, यानी जितना EMF का सम होगा वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा।
ये रिलेशन है। ये जो पहला जो मैंने लिखा है मैथमेटिकली चेंज इन वोल्टेज, सम ऑफ चेंजेस इन वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसके लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं तो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन एनी लूप, देखो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन एनी लूप, या लूप ये हो या लूप नंबर 2 हो, लूप नंबर 1 हो या लूप नंबर 2, दोनों में बात करेंगे अपना अलग अलग। इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आई और आर, प्रोडक्ट हो रहा है। अब जैसे हमारे पास, और जैसे सपोज करो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहां भी करंट आपका आ रहा होगा, यहां भी तो करंट आपके पास पहुंच रहा है, यहां भी तो करंट आ रहा है, आई आर यहां भी होगा, आई आर यहां पर भी होगा, तो दो बार आई आर मिल गया आपको। तो आई आर लेट्स सपोज I1 R1 प्लस I2 R2, तो I1 R1 प्लस I2 R2 जो है सम ऑफ ईएमएफ के बराबर होगा। ये है आपका सेकंड रूल। दोबारा सुन लो, या किरचॉफ बोलते हैं कि अगर वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है उनका सब का सम, देखा ना, किसी भी क्लोज लूप नेटवर्क के अंदर द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। मैथमेटिकली ऐसे दिखाएंगे। इसमें क्या बोलता है कि जो भी ईएमएफ का सम होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे ईएमएफ हो सकते हैं, इन एनी लूप ऑफ सर्किट। पहले लूप की बात करेंगे, और ये सर्किट, इस सर्किट में जो ये लूप है इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस इन इट। यानी जितना भी बेटा ईएमएफ का अलजेब्रिक सम होगा वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट और ऐसे जितने भी होंगे बाकी उन सब के सम के बराबर। क्लियर? ये तो आगे, ये तो हो गए इनके रूल, ये तो हो गए इनके बेटा लूप रूल, ये हो गया खत्म। इसमें कोई भी दिक्कत हो एक बार दोबारा देखो आप इन चीजों को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि साइन कैसे लगाएं। साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको समझाया था किरचॉफ्स का करंट लॉ, ठीक है। तो यहां पर साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन की बात करें फर्स्ट कि वी कैन टेक एनी डायरेक्शन। अब ये हमारा लूप है, ध्यान रखना करंट की डायरेक्शन बेटा बैटरी डिसाइड कर रही है, क्योंकि करंट चलता है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। भाई ये बैटरी है, लेकिन जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे, जब आप लूप रूल अप्लाई करेंगे, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। या आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या है अभी कोई मतलब नहीं है, आप देखिए कि आप किस डायरेक्शन में ट्रैवर्सल कर रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप लिया। लेट्स सपोज करो कि हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। मान लो आप इसमें भी क्लॉकवाइज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे लिखा वी कैन टेक एनी डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन। CW मतलब क्लॉकवाइज, ACW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल। पहला रूल मतलब साइन कन्वेंशन में फर्स्ट चीज आ गई। सेकंड चीज आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो ये बैटरी जो दिखाई दे रही है, द EMF ऑफ द सेल, EMF प्रोड्यूस करेगा। EMF ऑफ द सेल इज टेकन एज नेगेटिव। सेल के EMF को आप EMF सेल इज टेकन एज नेगेटिव इज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव अगर आपका ट्रावर्सल यानी अगर आप सर्किट के अंदर माइनस से, यानी देखो ये माइनस से प्लस की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं सर्किट के अंदर से, ये इसी सर्किट की तरफ बात करते हैं, ये है। अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं तो यहाँ आपको पॉजिटिव ई लेना है। क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ जो वैल्यू दी जाएगी, जैसे मान लो ये 1.5 वोल्ट की 3 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, वैसे है 1.5 वोल्ट की 3 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, तो आप जब भी वैल्यू लिखोगे +3। क्लियर? ठीक है। अगर आप
डायरेक्शन आपका जो है वो माइनस से प्लस की तरफ है, तो आप पोटेंशियल या जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू पॉजिटिव लोगे। ठीक इसका उल्टा कि अगर आपका ट्रावर्सल प्लस से माइनस की तरफ है, अगर आप प्लस से, जैसे मान लो कि अगर आप ऐसे आ रहे होते, इसी को देखते हैं, अगर आप मान लो कुछ ऐसे आ रहे होते, आपका डायरेक्शन ये होता प्लस से माइनस की तरफ, तो आप वहां पर जो ईएमएफ लोगे वो नेगेटिव लिखोगे, यानी आपको फिर यहाँ पर -3 लिखना होगा। न्यूमेरिकल करेंगे, क्लियर कराऊंगा इस चीज को, लेकिन आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंसेस की, क्योंकि ईएमएफ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो रेजिस्टेंसेस भी तो लगे हुए हैं। अब रेजिस्टेंसेस में क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो, जैसे आप आ रहे हैं यहां पर लेकर पॉजिटिव, तो करंट ये हमारा आर है, ये हमारा आर है मान लो, तो द करंट रेजिस्टेंस आई आर प्रोडक्ट, ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो कैमरे में, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर आपका ट्रावर्सल इस तरीके से, अगर आप ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वैल्यू नेगेटिव लेंगे, यहाँ ईएमएफ की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। वही बात मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ा है, हो सकता है कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो, ईएमएफ की वैल्यू जो है आप नेगेटिव लोगे अगर आप प्लस से माइनस की तरफ ट्रेवल करते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रावर्सल करते हो माइनस से प्लस की तरफ, तो आप v की वैल्यू प्लस, ठीक है। दिक्कत कोई नोट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इधर वाले का, ठीक है, फिर मैं और समझाता हूँ। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं, द करंट रेजिस्टेंस, यानी करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, इसको आप पॉजिटिव लोगे जब इफ द रजिस्टर इज ट्रावर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम करंट। क्या बोला मैंने? जैसे एग्जांपल इस वाले की बात करो कि आपका जो करंट है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आप इस डायरेक्शन में करंट को मूव करा रहे हो और ऐसे लूप भी आपने कंसीडर किया हुआ है, तो इस वक्त जो इस I2 और R1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी V इक्वल टू IR जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। दोबारा सुनो, द करंट रेजिस्टेंस यानी IR की वैल्यू आप पॉजिटिव कब लेंगे? द रेजिस्टर इज ट्रावर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है एज्यूम किया गया है, अगर उसी डायरेक्शन में जो है, सॉरी, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसी डायरेक्शन में एज्यूम भी आपने किया हुआ है, उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, क्लॉकवाइज आप आ रहे हैं, क्लॉकवाइज में करंट भी जा रहा है, तो आप IR की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब इसका उल्टा कर दें, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है लेकिन आपका ट्रावर्सल एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप उस समय वैल्यू नेगेटिव। क्लियर? दोबारा देख लो कि the IR product is taken as negative if the resistor is traverse in the opposite direction of assumed current। आप आ रहे हैं ऐसे, आपने एज्यूम किया हुआ है, आपने लूप में ऐसे एज्यूम किया हुआ है, बट जो करंट है वो बैटरी मान लो सप्लाई ऐसे कर रही है, लेकिन आप चल रहे हैं ऐसे, तो आप तो भाई ऐसे जा रहे हो, आपका तो डायरेक्शन चलने का ऐसे है, लेकिन करंट ऐसे आ रहा है, तो इस समय आप V की वैल्यू -IR, यानी जो V होगा वो -IR आप लिखोगे, वैल्यू लोगे। एक न्यूमेरिकल से बात करते हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उधर से भी फिर बात करते हैं। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया, ठीक है। अब किरचॉफ्स के दोनों रूल्स का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स
जो है वही पेपर में आएंगे। रूल अगर पेपर में लिखने को आता है ठीक है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स तो आते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। एक न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नेटवर्क हमारा है पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस हमारा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क पी क्यू में हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। अब देखो बेटा यहाँ बैटरी का खुद का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने भी माना है नेग्लिजिबल, क्योंकि बैटरी जो खुद रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो दे रहा है उसको हमने नेग्लिजिबल, हमने क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि जो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी। जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो P के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो Q के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे जो टर्मिनल Q और R है यहाँ पे 60 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट PS बात करते हैं PS की, पॉइंट PS की। तो PS अगला पॉइंट है। तो PS के पास जो बैटरी जो सप्लाई जो बैटरी लगाई गई है वो 5 वोल्ट की बैटरी है, उसका भी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ कनेक्टेड है, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद आता है R और S। तो RS के पास जो रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम का, जो कनेक्टेड किया गया रेजिस्टेंस वो है 200 ओम का। अभी बोल रहा है कि इफ अ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन P और R के बीच में एक मिली एमीटर को यहाँ पर एक मिली एमीटर कनेक्ट कर दिया जाए जिसका रेजिस्टेंस हो 20 ओम। तो आपको बताना है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिली एमीटर। तो उस मिली एमीटर के अंदर क्या रीडिंग आएगा करंट का, यानी आपको करंट की रीडिंग बतानी है जो यहाँ पर मिली एमीटर लगाया गया जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन दिया गया था, जो फिगर है इसको मैंने समझा दिया, एक बार आप देख लो। यहाँ पे ये चीजें हैं मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, केवीएल करो। अब अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जब हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम लूप ले लेते हैं P R Q P या P Q R P, ऐसे ले लेते हैं। इस तरह से डायरेक्शन हमारे पास आसानी से हो जाएगा। देखो बेटा इसमें कुछ फिगर्स के और डिटेल्स को मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। बैटरी से जो कनेक्टेड है इस P और Q के बीच में, करंट यहाँ से फ्लो करेगा इस तरीके से, पॉजिटिव से शुरू होता है करंट, वो इस पॉइंट पर आकर करंट जो है इस पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड जंक्शन, इस जंक्शन पर करंट डिवाइड होगा। अगर सपोज करो कि यहाँ पर करंट I1 जा रहा है तो जो करंट बच जाएगा, यानी I में से I1 चला गया तो I में से I1 निकल गया, जो करंट बच गया वो मैंने यहाँ पर लिखा है I माइनस I1। यही सेम करंट आगे तक फ्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं है। अगर जंक्शन होता फिर करंट डिवीजन हो जाता। अब करंट ये यहाँ से फ्लो, अब इसमें मत कंफ्यूज होना, ये बैटरी लगी है अपना अलग सप्लाई दे रहा, हम जा ऐसे रहे, करंट हमने ऐसे दिया, ऐसे जा रहा करंट हमारा, ये यहाँ पर गया, इस रेजिस्टेंस को मिलेगा। अब अगेन जब यही वाला करंट यहाँ पर पहुंचेगा, अगेन हमें एक जंक्शन मिला R पे, तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुंचेगा। जब I माइनस I1 इस पर पहुंचेगा करंट, इधर से आपको दिखाई दे रहा है I1 करंट फ्लो करते हुए आ रहा है, तो I1 आ रहा है, पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, कैंसिल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा I, तो वो इस वाले में फ्लो करता हुआ है। देखो I हमने भेजा था और वैसे ही है। डायग्राम क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लूप हम ले लेते हैं, ये लूप कहो या मैश कहो, ठीक है। लूप हमारा है P R Q और P, ये हमारा लूप हो गया P R Q और P, ठीक है। अब आप इसमें देखो बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस यहाँ
पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। रूल हमारा, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और हम जा भी वैसे ही रहे हैं, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे इस तरीके से, इस वाले लूप में क्लॉक चलेंगे और इस वाले लूप में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बात करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं, इस तरीके से जाएंगे, फिर हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे करके यहां से भी आ सकते हो आप, ऐसे भी चल सकते हो, आपको घूमना ऐसे ही है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप I1 करंट इसमें देख रहे हो, I1 करंट जा रहा है, तो क्या बन जाएगा I1 और कितना है 20, यानी ये हो जाएगा 20 I1। मल्टीप्लाई करना था, याद करो सिखाया था मैंने, IR सम ऑफ वोल्टेजेस IR। ठीक है, I रेजिस्टेंस और जो हमारा करंट है वो I1 प्लस। ठीक है, अभी प्लस देख लेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अगर होगा आगे चेंज करेंगे। अब ये करंट इस जंक्शन पर आया, यहाँ कैंसिल हो गया, अब अगेन करंट इसमें जा रहा है I, और हम चल भी ऐसे ही रहे, करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है और हम चल, इधर से कोई करंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 60 I। ठीक है, और कोई यहाँ पर नहीं है, इक्वल टू यहाँ पर है नेगेटिव से, आप देख रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, देख लो आप, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो वैल्यू क्या लोगे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 4। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, पहले लूप के लिए तैयार हो गया। 2 लूप है, 2 इक्वेशन होगी तभी सॉल्व होगी। I और I1 हमें करंट निकालना है, I1 की वैल्यू निकालनी है जो इस मिली एमीटर के अंदर आएगा, रीडिंग है। पहला लूप हो गया। अब लूप नंबर 2 की बात करते हैं, इस तरह से P S R P, और इसके अंदर भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज से हम रोटेट कर रहे हैं। दूसरा लूप हमारा P S R P S R और P S R और P। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ करंट जा रहा है I माइनस I1, यहाँ फ्लो कर रहा है, आपको यहाँ पे V पोटेंशियल मिला 5 वोल्ट का। अब आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो EMF जो है हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे -5 इक्वल टू, क्योंकि अब रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इसलिए मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब हम इस तरह से ट्रावर्सल कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, हम चल भी इसी डायरेक्शन, यानी करंट भी इस तरफ जा रहा है, हम भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो I माइनस I1 ये तो हो गया हमारा करंट, रेजिस्टेंस कितना है 200। ठीक है, उसके बाद यहां पर आए, अब देखो जब आप यहां पर इस पॉइंट पर आए तो आप देख रहे हो इधर से करंट जा रहा है, लेकिन चल कैसे, जब आप ऐसे, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। रेजिस्टेंस देखो ये वाला, करंट की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन हम आ रहे हैं ऐसे, इसमें क्या था, जैसे करंट की डायरेक्शन थी वैसे ही हम चल भी रहे थे, तो पॉजिटिव लिया। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसे है लेकिन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे -20 I1। दोबारा सुनो, जब यहाँ पर हम इस वाले लूप की बात कर रहे थे तो हमने क्लॉकवाइज बात करी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव ऑन कर रहे थे और करंट भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही था, उसी सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। लेकिन इस समय करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है और हम दूसरी डायरेक्शन से उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, आप ऐसे भी सबको प्लस करते हैं, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो प्लस माइनस माइनस जाता है। ठीक है, देखो ये वाला रूल यहाँ पर नेगेटिव लेंगे कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा था लेकिन हमारा ट्रांसवर्सल था वो ऐसे था। ठीक है, तो वैल्यू क्या लेंगे -I। अब इसको सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिखते हैं I, इसको पूरा ब्रैकेट्स ओपन कर 200 I माइनस 200 I1 माइनस 20 I1 इक्वल टू -5। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ
I1। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख लो 200i कितना हो जाएगा -220 I1 इक्वल टू -5। ये इक्वेशन यहाँ लिखते हैं तो +20 I1 60i इक्वल टू 4। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब अगर आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी काम नहीं चलेगा। आप इसको एक काम करो, इक्वेशन को रिड्यूस करो, ठीक है। देखो इक्वेशन मैंने बना दी, सभी बच्चों को बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 0.064। I1 की वैल्यू आएगी 0.064, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम सही वैल्यू है। I की वैल्यू आएगी 0.064। अगर किसी को इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, देखो इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, रिड्यूस कर, मैं बोला था कि रिड्यूस भी आप कर सकते हो। इसको 5 से डिवाइड कर दो भाई। इक्वेशन इस वाले को 200i - 220 I1 इक्वल टू -5, ठीक है। तो आप 5 से और 5 से 17 डिवाइड कर दो भाई। 5 के टेबल में 4 बार, तो ये 40 आ जाएगा I माइनस 5 के टेबल में क्योंकि 0 है तो पूरा पर हमें पढ़ा था ना डिविजिबिलिटी टेस्ट, 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो 5 4 जा, ठीक है, 2 बचेगा, अगेन 5 4 जा, और ये कट के -1। ये हमारा रिड्यूसिंग इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अब तो रिड्यूस होगा नहीं, आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, इसको भी रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 के टेबल से, हाँ हो जाएगा 60i + 20 I1 इक्वल टू 4। सबको 4 से आप डिवाइड कर दो एक बार, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर 15, 15 चौक 60 होता है, और ये 5 I1 और ये 1। देखो इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 40i - 44 I1 इक्वल टू -1। ये बन गया बेटा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपको अब रिड्यूस कर दिया, या तो वहीं से कर लेते हैं। ये रिड्यूस करने के बाद थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव एलिमिनेशन मेथड लगा लो, ठीक है। यहाँ नीचे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब यहाँ 44 से करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या जो 3 सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, ये बस आपको यही समझना था। बाकी तो इतने तो आप समझदार हो कि ये 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। आंसर मैंने लिख दिया, आंसर आपका जो मिली एमीटर दिखाएगा, जो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर मिली एमीटर लगा होता है, ये मिली एमीटर है, तो ये आपको वैल्यू दिखाता 0.064, ठीक है, एम्पियर, मिली एम्पियर। इतनी वैल्यू आपको ये देगा। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, एम्पियर ही आएगा, मिली एम्पियर, एम्पियर। तो जो ये एमीटर, मिली एमीटर आपको जो रीडिंग दिखाएगा 0.064 एम्पियर, ठीक है, मिली एमीटर की रीडिंग होगी। फटाफट नोट कर लो, है स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, आपने दोनों इक्वेशन सॉल्व करके और I1 की वैल्यू, मैंने डायरेक्ट I1 की वैल्यू लिख दी थी, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके जो है वो वैल्यू कंप्लीट करनी थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है बेटा, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I1 I2 और I3। जो आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया गया है, इसमें आपको I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमारे पास है, समझते हैं। ये हमारे पास इस नेटवर्क में
बैटरी से करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसमें करंट लेट सपोज I1 गया 5 ओम से और ये इस पॉइंट पर आया और ये I1 करंट यहाँ पर पहुंच गया। इस वाली बैटरी से करंट I2 पहुंच रहा है और ये यहाँ पर आके ये बेटा एक जंक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों करंट सम होके आएगा, यानी B क्या है, जंक्शन है, तो यहाँ पर जो करंट है वो मान लिया I3 का मतलब क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 दोनों को मिलाकर होगा, तो यानी I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1 तैयार। अब हम बात करते हैं लूप लेते हैं कि लूप तो जब आप पहले देखते हो जंक्शन तो नहीं है, यहाँ पे जंक्शन मिल रहा था, यहाँ पे जंक्शन है तो वहीं से सेम काम को बढ़ जाएगा, ये आके ऐसे I1 I2 में, यहाँ जंक्शन नहीं है, जंक्शन नहीं है, ये भी जंक्शन नहीं है और ये भी जंक्शन नहीं है। अब लूप लगाते हैं तो लूप ले लेते हैं A B E और F, क्योंकि हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा लूप हो गया A B E F और A, ये हमारा लूप हो गया। लूप A B E F A B E F A। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हम चल भी रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा। आप देख लो मैंने फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, इसीलिए तो यहाँ हो जाएगा 5I1, ठीक है। जब हम यहाँ पहुंचे तो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, प्लस 2I3 इक्वल टू, अब हम यहाँ पर आए, यहाँ से चले यहाँ पर आए, ठीक है, इस पॉइंट पर आए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब हम ट्रावर्स करते हैं तो वैल्यू कैसे लिखते हैं, प्लस। देखो वहाँ बैटरी में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू कैसी आएगी, प्लस, यानी 12। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लूप की बात करते हैं, इस वाले लूप में ऐसे ट्रावर्स करते हैं, लूप ले लेते हैं, लूप B C D और E। लूप हमने ले लिया B C D E और B, ये हमारा लूप नंबर है 2। अब इसमें देखो आप ट्रावर्स ऐसे कर रहे हो, ध्यान रखना, आप ट्रावर्स ऐसे कर रहे हो B C, अब C से D में, B से C में कुछ नहीं है, C से D में देखो करंट ऐसे जा रहा है, चल आप ऐसे रहो, इसका मतलब माइनस, ठीक है। तो यहां आ जाएगा -3I2। आप ट्रावर्स ऐसे कर रहे हैं लेकिन करंट आपके अपोजिट में आ रहा है, B और D के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहां पर आए प्लस से माइनस, भाई प्लस से माइनस है तो जाहिर सी बात है वैल्यू यहाँ पर -6 आ जाएगा। देखो वहां पे प्लस से माइनस की तरफ। अब D से E में कुछ नहीं है, E से B में, जब आप E से B की तरफ जा रहे हो करंट उल्टा आ रहा है, यानी नेगेटिव, यानी -2I3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 2 3, तीनों को सॉल्व करना है, I1 I2 और I3 वैल्यू निकालिए। 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। ध्यान रखना इस बात का, अदरवाइज अगर आपने 3 इक्वेशन नहीं बनाई है दैट मींस आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, मोटा मोटी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5I1 प्लस 2I3 की जगह क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, है ना, इक्वल टू 12। अब 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करो, 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 12 आ गया। अब नीचे वाली इक्वेशन भाई माइनस कॉमन लेके सबको काट दो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, काट देंगे, इक्वेशन हमारा आ जाएगा
3i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 6। तो 3i2 प्लस 2i3 की जगह i1 प्लस i2 इक्वल टू 6 है ना। अब आ जाएगा 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 6। i2 और i2 को ऐड कर देते हैं, 2i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 6। देखो दो इक्वेशन आ गई i1 और i2 के फॉर्म में। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ ले लो 7i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 12। अब या तो इस बच्चों को बराबर करना पड़ेगा आपको इसके लिए, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 5 से, तो ऊपर वाला इक्वेशन हो जाएगा हमारा 4i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 12 और यहाँ पर आ जाएगा 35i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 60। एलिमिनेशन लगाओ, माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 3 गया 1, नहीं 35 है तो 31 i1 माइनस का इक्वल टू माइनस का। अब भाई 60 में से 12 घटाओगे 8 और 6 में से 5 गया 48। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, i1 की वैल्यू आ गई 48/31। i1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप i2 की वैल्यू निकालो। एक बार आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर 18/31। ऐसे ही i2 की वैल्यू आ जाएगी 18/31 एम्पियर लगा लेना बच्चों। और i3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 66/31। 66/31 i1 आ गया, i2 आ गया और i3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार देख लो। सबसे पहले इक्वेशन तैयार किया हमने 3। ठीक है, कैसे तैयार किया? जंक्शन के जब हम यहाँ से ट्रैवर्स कर रहे थे, जंक्शन मिला, यहाँ से भी करंट आया था, इस जंक्शन में मीट होकर एक नया मतलब बनने के बाद एक नया करंट आया यहाँ पे जो कि i3 है। i3 का मतलब i1 प्लस i2 जो कि इस वाले रजिस्टर में फ्लो कर रहा है। इसमें i2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें i1 करंट फ्लो कर रहा है। हमने लूप लगाया, यहाँ पे लूप लिया a b e f a, यहाँ b c d e और d इस वाले लूप में लगाया। देखो 5 क्योंकि इधर से जा रहा है, ऐसे माइनस से प्लस, और ये ट्रावर्सल भी सेम है तो इसीलिए यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ जिस डायरेक्शन में हम है उस डायरेक्शन में करंट है तो यहाँ भी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो वैल्यू प्लस लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले में जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इसके उल्टी डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव, यहाँ पर आए तो भी नेगेटिव क्योंकि प्लस से माइनस नेगेटिव होता है। जब यहाँ पर E से B तक गए, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो नेगेटिव। तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, और हमारे पास i1, i2 और i3 की वैल्यू आ गई। फटाफट स्क्रीनशॉट लो।